देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। इस न्यूज बुलेटिन में आपको देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन पहले भारत चीन टकराव से जुड़ी खबरें। 29 जुलाई को भारत आएगा चीन को नेस्तनाबूद करने वाला लड़ाकू विमान। हिंद महासागर में भारत से क्यों डरा है चीन? और ब्रिटेन, म्यांमार, हर जगह से आई ड्रैगन को डराने वाली खबर। भारत चीन टकराव की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन विमानों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किए जाएंगे, जिससे LAC पर भारत की ताकत और मजबूत होगी। भारतीय वायुसेना ने एक अलग बयान में कहा है कि बल के शीर्ष कमांडर बुधवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय सम्मेलन में मौजूदा अभियान परिदृश्य और तैनाती का जायजा लेंगे। चीन के लिए एक और बुरी खबर है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सोमवार से हिंद महासागर में साझा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में अमेरिका और भारत के युद्धपोत एक दूसरे के सामने से गुजरे और युद्ध के हालात में तालमेल बिठाने का अभ्यास किया। 2 महाबलियों का साथ आना चीन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। चालबाज चीन से निपटने के लिए भारत ने हिंद महासागर में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना के 4 अग्रणी युद्धपोतों और अमेरिका के USS निमित्ज ने पासेक्स यानी कि पासेज एक्सरसाइज अभ्यास में हिस्सा लिया। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइकर USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। आपको बता दें कि भारत ने पिछले महीने जापान की नौसेना के साथ भी इसी तरह का अभ्यास किया था। सोमवार को भारत चीन तनाव की गूंज अमेरिकी संसद में भी गूंजी। प्रतिनिधि सभा में अमेरिका के 9 प्रभावशाली सांसदों ने LAC पर चीन की दादागिरी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें चीन से अपील की गई कि चीन बल के बजाय मौजूदा राजनयिक तंत्रों के जरिए तनाव कम करने की कोशिश करे। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में ये प्रस्ताव पेश किया गया है। इस बीच अमेरिका ने चीन पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन बातचीत और डिप्लोमेसी डायलॉग में विश्वास नहीं करता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामकता, बौद्धिक संपदा की चोरी और दक्षिण चीन सागर में किए अपने वादे तोड़कर चीन ने ये बात साबित कर दी है। जाहिर है ऐसे में अब चीन से सीधा युद्ध का रास्ता ही बचता है। हांगकांग पर चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटेन ने सोमवार को हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को भी तोड़ लिया। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने चीन में उइगर पर मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि हम अपने अहम हितों की रक्षा करेंगे, अपने मूल्यों के लिए खड़े होंगे और चीन को उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। इससे पहले चीन के साथ के प्रत्यर्पण संधियों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी रद्द कर चुका है। इधर ब्रिटेन के कदमों को लेकर चीन ने जैसे को तैसा जवाब देने की गिदड़ भभकी दी है। चीन ने ब्रिटेन को अमेरिका के हाथों की कठपुतली बता दिया। चीनी सरकार के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि क्या ब्रिटेन एक यूरोपीय देश है? चीन अब ब्रिटेन को उस 5 देशों की कैटेगरी में रखता है जिसका नियंत्रण अमेरिका करता है। चीन निश्चित रूप से ब्रिटेन के प्रतिबंधों का मुकाबला करेगा। जहाँ जरूरत होगी चीन भी बराबर का जवाब देगा। चीन को पूरी दुनिया से जोर का झटका लग रहा है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब जापान ने भी चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। दरअसल जापान की सरकार चीन से अपने देश की कंपनियों को वापस बुला रही है। इसके लिए जापान कंपनियों को भी पैसा दे रही है। जापान 57 कंपनियों को वापस अपने देश में लगाने के लिए लगभग $54 करोड़ खर्च करने जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 2019 में ताइवान भी इस तरह का कदम उठा चुका है। इस बीच साउथ चाइना सी और हांगकांग मुद्दे को लेकर म्यांमार में चीन और अमेरिकी एम्बेसी में ठनी हुई है। म्यांमार में अमेरिकी राजनयिक ने कहा है कि चीन म्यांमार की संप्रभुता को खत्म करना चाहता है और हांगकांग तिब्बत की तरह यहाँ भी अपना राज चलाना चाहता है। चीन अपने पड़ोसियों पर अपना प्रभुत्व चाहता है, तो वहीं चीन ने अमेरिका पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया। इससे ये साफ है कि चीन और अमेरिका का टशन अब न सिर्फ साउथ चाइना सी में बल्कि दूसरे देशों की धरती पर राजनयिक टकराव होने लगे हैं। पहाड़ टूटा लेकिन जिंदगी बच गई, क्यों? बिहार में बाढ़ आई लेकिन युवक डूब गया, कैसे? असम में आसमानी आफत कैसी है बर्बादी के निशान? ग्राउंड रिपोर्ट और सैलाब के सितम से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 बाढ़ बारिश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं। ये तस्वीर शिमला की भट्टा कुफेर फल मंडी की है। देखिए कैसे बारिश की वजह से पहाड़ टूटकर नीचे गिरता है और सेब के वेयर हाउस के ऊपर धूल का गुबार उड़ने लगता है। आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोगों को डर है कि कहीं रात के अंधेरे में सोते वक्त ऐसी लैंडस्लाइड हुई तो जान बचाना मुश्किल होगा।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लोगों पर आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। मुनस्यारी में भारी बारिश के बीच गैला और टांग गांव में बादल फट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बादल फटने की वजह से पानी के बहाव में बहने से 8 लोग लापता हैं। बादल फटने की घटना से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। वहीं राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की टीमें लगाई गई हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे इलाके में उन बेबस लोगों के बीच पहुंचे। हालात बेहद ही खराब हैं। ये तस्वीर मोतिहारी के संग्रामपुर ब्लॉक के मंगलापुर गांव की है, जहां बाढ़ ने पिछले 10 दिनों से भयंकर तबाही मचाई हुई है। मंगलापुर पुछरिया गाँव के लोगों के घर में गंडक का पानी पूरी तरह से भर गया था। लोगों को गाँव के बाहर बने बांध पर शरण लेना पड़ा। यहाँ छोटी छोटी पॉलिथीन से बने घरों में लोग बांध पर अपने मवेशी के साथ बीमार, बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं सब साथ रहने को मजबूर हैं। बिहार के मोतिहारी में सैलाब ने एक शख्स की जान ले ली। घटना कल्याणपुर प्रखंड के सिरसा पट्टी गांव की है, जहां पानी में डूबने से जितेंद्र नाम के एक युवक की मौत हो गई। घटना से पूरे पंचायत में कोहराम मचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार को आपदा प्रबंधन के तहत 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इन दिनों बाढ़ और बारिश की ऐसी त्रासदी बिहार में जगह जगह देखने को मिल रही है। बिहार के दरभंगा में अवधारा समूह की बागमती नदी में आई बाढ़ ने इलाके को जलमग्न कर दिया। बाढ़ की विभीषिका की ये तस्वीर दरभंगा की गोपालपुर और पिंडारूस की है, जहां गांव में सैलाब के सितम से कराह रहे लोग जानमाल की रक्षा के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। गांव के घरों में पानी घुसने से ग्रामीण बांध पर और ऊंची जगहों पर जाकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पटना में बारिश की वजह से हो रहे जल जमाव को लेकर कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। तालाब बन चुकी सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता मछली पकड़ते दिखे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। असम में जहां देखो बर्बादी ही बर्बादी है। ब्रह्मपुत्र के कहर से सब कुछ डूब चुका है। जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हर तरफ समंदर जैसा सैलाब है। तस्वीर गुवाहाटी जिले के नेली गांव की है, जहां TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभांकर मिश्रा ने बाढ़ की विभीषिका का जायजा लिया। देखिए कैसे दोहा टिहप गांव के लोग त्रासदी को झेल रहे हैं। गांव 1.5 महीने से डूबा पड़ा है। जिन घरों में पानी भर चुका है उसे छोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। घर के बाहर ताला लगा है। बूढ़ी महिलाएं बच्चों के साथ नाव पर बैठी हैं, ताकि घर के 5 बच्चों को कैंप ले जा सके और इन मासूमों की जिंदगी बच जाए। ये महिलाएं खुद नाव चलाकर बच्चों को कैंप तक ले जाने के लिए मजबूर हैं। असम की गोलपारा में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरा जिला जलमग्न है। ब्रह्मपुत्र और कृष्णा नदी में आए पानी ने इलाके को डुबो दिया है। यहाँ मटिया इलाके के हवरा घाट में कुछ लोग पानी के बीच फंस गए, जिसके बाद NDRF की टीम ने लगभग 50 से 55 ग्रामीणों को बोट की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। इस इलाके में अब तक 1,500 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। असम के बरपेटा में बाढ़ की तबाही का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इलाके का दौरा किया। CM सोनोवाल जिले के लोहनीपारा, कोलोगुरी और गुहैन मंदिर गए। इन इलाकों की ये तस्वीर देखिए, कैसे बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया है। विनाश लीला ने सब कुछ नेस्ताबूद कर दिया है। घर, मकान, सड़क, दीवार सब मलबे में तब्दील हो गए हैं। देश दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई? कोरोना का देसी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची? कहां सिस्टम हुआ बीमार? बुजुर्ग की सड़क पर चली गई जान। कोरोना से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11.5 लाख के पार पहुंच चुका है। कल कोरोना के 36,810 नए मामले सामने आए। देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11,54,917 हो चुकी है। वहीं 4,01,712 कुल एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि अब तक करीब 7.25 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 28,099 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एम्स ने देश में विकसित कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू कर दी है। एम्स दिल्ली उन 12 स्थलों में शामिल है जिन्हें भारतीय ICMR ने कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल के लिए चुना है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ये ट्रायल 2 चरणों में होगा, जिसमें 1,125 लोग शामिल होंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिहाज से महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु देश में दूसरे नंबर पर है। कल यहां कोरोना के करीब 5,000 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2.25 लाख से ज्यादा हो गई है। दिल्ली तीसरे, कर्नाटक चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर है। कर्नाटक में कल कोरोना के 3,648 और आंध्र प्रदेश में 4,074 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। कल राज्य में कोरोना के 1,913 नए केस सामने आए और 46 लोगों की मौत हो गई। यूपी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 51,160 है। सबसे ज्यादा 4,291 केस लखनऊ में मिले हैं। खास सख्ती बरती जा रही है। 4 प्रमुख इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन है।
बिहार में कोरोना के 1076 नए केस मिले हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 27,455 हो गई है। अपर सचिव समेत राज्य स्वास्थ्य विभाग के 30 से ज्यादा कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम ने सरकार से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। अब पटना के निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों का इलाज हो पाएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक निजी अस्पताल में कोरोना लक्षण के शक में एक बुजुर्ग को भर्ती करने से मना कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बुजुर्ग की अस्पताल के बाहर ही तड़प कर मौत हो गई। 60 साल के शिव नारायणा की यूरिन इन्फेक्शन और बुखार से हालत खराब थी। कोरोना काल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर आंध्र प्रदेश की सत्तेनापल्ली से है, जहां एक कोरोना मरीज की सड़क पर ही तड़प कर मौत हो गई। वेंकट कृष्णा राव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो एम्बुलेंस के इंतजार में थक कर ऑटो लेने घर से बाहर निकले। एम्बुलेंस नहीं आई और 3 घंटे तक उनका शव सड़क पर ही पड़ा रहा। कर्नाटक के बेल्लारी से कोरोना मरीजों के डांस का वीडियो सामने आया है। यहाँ कोरोना मरीजों में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए डॉक्टरों और नर्सों ने मरीजों के साथ मिलकर डांस किया। कोरोना मरीजों में पुलिस और आम जनता भी शामिल थी। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना को हराने के लिए पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी है। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं 6,11,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कल 24 घंटे में कोरोना के 1,65,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा करीब 40 लोग कोरोना संक्रमित है, जबकि 21 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर है। भारत का स्थान तीसरा है। 5 अगस्त को है श्री राम मंदिर का शिलान्यास। मेहमान कौन कौन आएंगे? खास पायलट गुट को राजस्थान हाईकोर्ट से आज मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत? राजस्थान में सीबीआई को एंट्री कैसे मिलेगी? कांग्रेस पर क्यों भड़के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला? और T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए टला? देश की बड़ी खबरें देखिए न्यूज टॉप 9 पर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन में लालकृष्ण आडवाणी संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कुछ खास लोगों को ही न्योता भेजा गया है। कुछ खास लोगों को ही न्योता भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते शिलान्यास कार्यक्रम में 150 से 200 लोगों को ही आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर के मॉडल में बदलाव किया गया है। अब यह 2 मंजिल की बजाय 3 मंजिला बनेगा। साथ ही गुंबदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। मंदिर की लंबाई अब 280 से 300 फीट होगी। वहीं चौड़ाई बढ़कर 272 से 280 फीट के आसपास होगी। इसके अलावा मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़कर 161 फीट होगी। मंदिर का मूल लुक तो लगभग वही रहेगा, लेकिन इसकी भव्यता बढ़ाने के लिए आकार में बढ़ोतरी की गई है। सचिन पायलट और 18 असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई करेगा। इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष के भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश कर रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने राज्य में सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगा दी है। अब सीबीआई की जांच के लिए पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने वाला राजस्थान चौथा राज्य बन गया है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। ये राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के अपने पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के बारे में विचार हैं। गहलोत ने पायलट पर सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश रचने और तीसरा मोर्चा बनाने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि पायलट ने कांग्रेस की पीठ पर छुरा मारा। जवाब में पायलट ने कहा, मेरी छवि खराब करने की साजिश हो रही है, कानूनी कार्रवाई करूंगा। राजस्थान के सियासी बखेड़े में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी एंट्री हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मामले में उनको और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को बेवजह घसीटा जा रहा है। सचिन पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मैं भूपेश बघेल को नोटिस भेजूंगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राजस्थान मामले को उमर अब्दुल्ला की रिहाई से जोड़ा था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर चट्टान के आखिरी छोर पर है। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्री से राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना और पुलिस की पक्षपातपूर्ण भूमिका पर चर्चा हुई। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके से गायब एक युवक के परिजनों का वीडियो ट्वीट किया है। इसमें 28 साल के युवक आजाद अहमद शाह के परिजन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घर के हालात का हवाला देकर उसे लौटने की अपील कर रहे हैं। भारतीय सेना ने भी अहमद शाह की सुरक्षित वापसी के लिए सभी सहायता देने का आश्वासन दिया है।
कोरोना के चलते इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप टाल दिया गया है। अब ये अगले साल अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा, यानी खेल प्रेमियों को लगातार 3 वर्ल्ड कप देखने को मिलेंगे। 2022 में अगला T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप होना है, जिसकी मेजबानी भारत को मिली है। मुंबई में कोरोना पर काबू पाया गया है, लेकिन आसपास के जिलों में क्यों हुआ बेकाबू? महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आने वाला चौथा मंत्री कौन है और क्या राम मंदिर के शिलान्यास में जाएंगे सीएम उद्धव ठाकरे? साथ ही सलमान खान क्यों बन गए किसान? मुंबई से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में 9500 से ज्यादा मामले सामने आए। इनमें ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, अकोला, नागपुर और कोल्हापुर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कुल मिलाकर अब तक महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 3,18,695 हो गई है। वहीं अब तक पूरे राज्य में 12,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। इनमें सबसे ज्यादा मौत मुंबई में हुई है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में अब तक सबसे ज्यादा 5,755 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सोमवार को मरे 41 लोगों का आंकड़ा भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो लगता है कि मुंबई में जहां कोरोना को कुछ हद तक काबू में किया गया है, वहीं आसपास के जिलों में ये संक्रमण ज्यादा फैला है। महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख ने सोमवार को खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी और खुद को आइसोलेशन में रखने की बात कही। महाराष्ट्र सरकार में ये चौथे मंत्री हैं जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कपड़ा मंत्री असलम शेख ने कहा है कि उनके संक्रमण के लक्षण नहीं थे और उन्होंने संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच कराने की अपील की है। वीडियो है महाराष्ट्र के मालेगांव का, जहां मसगा कॉलेज में बनाए गए कोविड आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीज डांस कर अपना तनाव दूर कर रहे हैं। देखिए कैसे पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये मरीज अपने आप को चुस्त दुरुस्त और खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर में कोरोना इलाज में मददगार दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। यहाँ पर विजिलेंस टीम को यह दवा को कई गुना ऊंची कीमत में बेचने की शिकायत मिली और पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। एफडीए ने आरोपियों को पकड़ने के लिए डमी ग्राहक बनकर संपर्क किया था। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास के लिए शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को बुलाने की मांग की है। इसके लिए शिवसेना ने बाकायदा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखा है। इस बीच शिवसेना ने राजस्थान के राजनीतिक संकट पर बयान दिया है। मुखपत्र सामना के सोमवार को छपे अंक में शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि फोन टैप करना निजी स्वतंत्रता पर हमला है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को धन का इस्तेमाल करके गिराना धोखा है। सामना में दावा किया गया कि बीजेपी राहुल गांधी को काम नहीं करने देना चाहती है। हालांकि महाराष्ट्र भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता के अनुचित गठबंधन करने वाली उद्धव की पार्टी को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक डंपर अमृतसर जा रही पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह हादसा तब हुआ जब कुछ निर्माण सामग्री से लदा एक डंपर पटरियों के पास खड़ा था और ट्रेन के इंजन की चपेट में आ गया। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों किसानी करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सलमान खान खेत में धान रोपते दिखे। आप भी देखिए कैसे भाईजान शॉर्ट और टी शर्ट में आम किसान की तरह धान रोप रहे हैं। इससे पहले रविवार को भी एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें सलमान ट्रैक्टर से पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर खेत जोतते दिखे। दिल्ली में कोरोना के कितने मरीज, कहां तक पहुंचा रिकवरी रेट? दिल्ली में किस जज को हुआ कोरोना? बदमाशों ने क्यों मारी पत्रकार को गोली? दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। राजधानी में 54 दिनों बाद पहली बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 1000 से कम रही। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 954 नए मामले सामने आए। इस तरह दिल्ली में अब कुल 1,23,747 केस हो गए हैं। इसमें एक्टिव केस सिर्फ 15,166 ही हैं। दिल्ली में कोरोना से कुल 3,663 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच मरीजों की रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 84.78% मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना का डेथ रेट 2.96% है। दिल्ली में 1,04,918 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में अब सिर्फ 15,166 एक्टिव केस हैं। साथ ही दिल्ली में लगातार टेस्ट का आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में अभी तक 8,30,459 टेस्ट हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 11,470 टेस्ट हुए हैं।
दिल्ली से सटे एनसीआर इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में गौतम बुद्ध नगर में 107 नए मरीज मिले हैं। इस तरह गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के अब 4251 मरीज हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद में 24 घंटे में 70 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। अब गाजियाबाद में कुल 4048 मरीज हो गए हैं। वहीं गुरुग्राम में 109 केस मिलने के साथ ही आंकड़ा 7857 पर पहुंच गया है, जबकि फरीदाबाद में 103 केस मिलने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 6568 पर पहुंच गया है। दिल्ली के कड़कड़दुमा कोर्ट के एक और जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जज संजय शर्मा ने सर्कुलर जारी कर बताया कि एडिशनल सेशन जज एसके गौतम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे 8 जुलाई को कोर्ट आए थे और 15 जुलाई को उनके पॉजिटिव होने के बारे में पता चला। इससे पहले इसी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशन मजिस्ट्रेट भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तबलीगी जमात मामले में बांग्लादेश और किर्गिस्तान के 132 विदेशी जमातियों को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 121 विदेशी जमातियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। इन सभी पर 5000 का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कोर्ट की कार्रवाई चलते तक कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा सुनाई और मामले में बरी कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 5 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। इसे मेकअप किट में छुपाकर आसाम ले जाया जा रहा था। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को खुफिया जानकारी मिली थी कि ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट युगांडा से आसाम पहुंचाया जाना है। 1 किलो 700 ग्राम हेरोइन के साथ 2 नाइजीरियन और 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में भांजी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर नाराज बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मार दी। गोली उनके सिर में लगी और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने विजयनगर थाने में छेड़खानी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। कल शाम जब वे अपने घर के पास खड़े थे तभी बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद हुई। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली। रात भर चली झमाझम बारिश से तापमान में कमी आई और मौसम सुहाना हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गई थी और मकान धराशायी हो गए थे। और अब देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य में। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव का विवादित बयान। जाटों और सिखों को कहा कि उनके पास कम दिमाग होता है। बिप्लब देव के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बिप्लब देव के बयान को शर्मनाक बताया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस मामले में बिप्लब देव पर कार्रवाई और माफी की मांग की है। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। इस जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और यूपी के पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये महज एनकाउंटर नहीं है बल्कि सिस्टम पर सवाल है। इस बीच एसआईटी ने कल लखनऊ में बिकरू गांव के लोगों से पूछताछ की। गुना में दलित किसान के साथ हुई मारपीट की घटना पर सियासत गर्मा गई है। भोपाल में घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। दिग्विजय ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा, मौजूदा सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और आरक्षण का विरोध करती है। यूपी के प्रतापगढ़ में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने ढाबे में घुसकर ढाबा कर्मचारी के साथ मारपीट की। हमलावरों ने कर्मचारी को पीट कर अधमरा कर दिया और उसकी एक आंख फोड़ दी। आरोपियों ने पीड़ित की जेब से 2000 रुपए भी निकाल लिए। बाद में पुलिस ने घायल ढाबा कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पारिवारिक कलह की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में दंपत्ति और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना के एनएमसीएच की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड वार्ड में कोरोना से मरने वाले एक मरीज का शव 2 दिन से रखा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसी वार्ड में कोरोना के कई मरीज भर्ती हैं। साथ ही मरने वाले मरीज की अब तक किसी ने भी सुध नहीं ली। शव को नहीं हटाने से नाराज मरीजों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। संक्रमित मरीजों ने खाना पीना छोड़ दिया है। मरीजों का कहना है कि जब तक शव को वार्ड से नहीं हटाया जाएगा तब तक वो लोग खाना पीना नहीं खाएंगे। तेलंगाना के वारंगल जिले में एक अमानवीय घटना सामने आई। वारंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक लावारिस महिला का शव काफी देर तक बारिश में भीगता रहा। शव पर अस्पताल के किसी भी कर्मचारी की नजर नहीं पड़ी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला को कोरोना था। संक्रमण की वजह से कोई भी शव के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने शव का अंतिम संस्कार किया। झारखंड में रांची पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमन साहू को गिरफ्तार कर लिया है। कोयला और जमीन कारोबारियों से रंगदारी वसूलने वाले अमन साहू को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। अमन के पास से फर्जी प्रेस आईडी, फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं। अमन साहू पर 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
एमपी के भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक हेड कांस्टेबल की सूझबूझ की वजह से युवक की जान बच गई। रविवार रात दिल्ली जा रही भोपाल एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान युवक प्लेटफॉर्म पर फिसल गया। वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच काफी दूर तक घिसटता रहा। तभी जीआरपी हेड कांस्टेबल बाल गोपाल शुक्ला की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने दौड़कर उसे बचा लिया। न्यूज़ टॉप 9 में आपने देखा बिना ब्रेक के देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नई खबरों के साथ न्यूज़ टॉप 9 लेकर हम फिर लौटेंगे सुबह 11 बजे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।